हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे व्याकरण में स्वर परिचय मैंने आपको करा दिया था। पहले बता दें स्वर क्या है। स्वर जो वर्ण बिना किसी की जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर के उच्चारण में समय मुखर विवर में वायु की कहीं भी रुकावट नहीं होती। स्वर संख्या में कितने बताए मैंने अभी आपको? 11। ये संख्या में 11 होते हैं। स्वर के उच्चारण करते समय इस वायु का कहीं भी इसमें अवरोध नहीं होता, अवरोध या रुकावट नहीं होती। अब देखिए स्वर के भेद। स्वर के कई भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, रि, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से। तीसरा आता है प्रलुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्रलुत स्वर कहते हैं। प्राय किसी को पुकारते समय, दुख के समय इनका प्रयोग होता है। जैसे हे राम, में, हे को लंबा करके बोला जा रहा है ना, इसमें हमें कुछ लंबा बोलना पड़ रहा है, इसलिए ये प्रलुत स्वर है। ओम, इसको भी लंबा करके बोलने में बोला जा रहा है। अगला है नासिका के आधार पर अनुनासिक स्वर और निरनुनासिक। नाक और मुंह से उच्चरित होकर जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे आ, उ, ई, उ आदि, ये सभी स्वर क्या है? अनुनासिक हैं। निरनुनासिक सामान्य रूप से सभी स्वर की ध्वनि मुंह से उच्चरित होती है। जैसे ए, आ, उ, ये किससे बोले जाते हैं? मुख से। ये नासिका से नहीं, ये मुख से बोले जाते हैं। तो ये होते हैं निरनुनासिक। उच्चारण स्थान के आधार पर, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से, कंठ तालु से, यानी मुंह से जो हम वर्ण बोलते हैं वो अब हमारे मुंह के अंदर किस भाग से उच्चरित हो रहे हैं, उसके आधार पर ही इनके नाम हैं। कंठ से बोले जाते हैं जैसे ए, आ, तालु से ई, मूर्धा से रि, ओष्ठ से उ, कंठ ओष्ठ से ओ, आउ, कंठ तालु से ए, आई। इस प्रकार से ये बोले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो बच्चों, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? व्यंजन वर्ण वह होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, व्यंजन लिख के दिखाए थे। तो व्यंजन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात ये स्वयं उच्चरित नहीं होते, ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे अभी मैं आपको बताया था मैंने, जैसे कै, खे, तो ये हम वर्ण बोल रहे हैं, इसके बाद में किसकी आवाज़ आ रही है? ए की। तो ये हमारे व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, ये देखिए कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? स्वर में तो बोले जाते हैं ए, आ। व्यंजन में क, ख, ग, घ, अण और ह। इनकी ध्वनि किससे आ रही है? कंठ से निकल रही है। कंठ बोल के देखो, जैसे कंठ आ तो बोलते हैं तो कंठ से, गले से जो है इसकी आवाज़ निकल रही है। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ई और ई। और चा वर्ग, च, छ, ज, झ, ण, श और ये इसकी ध्वनि ताल से आ रही है, तालु से, तालु भाग से। मूर्धा से रि। मूर्धा यानी जिह्वा का आगे का भाग है ना, होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, श, र, ये होती है मूर्धन्य ध्वनि।
दंत, दांतों से कौन कौन से बोले जाते हैं? जिनका दंत से ध्वनि निकलती है दांतों से, वो होते हैं त, थ, द, ध, न, ल और से। ये हैं दंत ध्वनि। ओष्ठ से जैसे उ, प, फ, ब, भ, व, ये ओष्ठ ध्वनि वाले हैं। कंठ तालु से ए, आई। नासिका से प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण अण, जिसको अण बोलते हो वो अनुनासिक है। दंतोष्ठ से ओ और आउ। ये इस प्रकार से इसको याद कर लेना। इस चार्ट को याद कर लेना, वहाँ काफ़ी मदद मिलेगी, इससे तुमको याद हो जाएगा। अब इसको हम पढ़ रहे थे स्वर और व्यंजन। हमने जो पढ़ा है अभी, स्वर व्यंजन के अतिरिक्त स्वरों में दो विशेष रूप से अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह, इसमें एक अनुस्वार होता है और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के रूप में वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जैसे ये बिंदी लगी हुई है, जैसे ये लिखा है अंक, ये लिखा है अंक, तो आ के ऊपर बिंदी है, ये का अंक। संसार, तो सा के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है ये है अनुस्वार। संबंध में सा बा के ऊपर है, एक सा के ऊपर है, ये क्या लगे हुए हैं? अनुस्वार है। इसको, इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग आगे दो बिंदी लगती हैं। स्वर के बाद में आगे दो बिंदी के रूप में लिखा जाता है, जिस प्रकार से ये आपको ये दिख रहा है इसमें, ये क्या है? अनुस्वार। ये सॉरी विसर्ग। जैसे इसको लिखते हैं अतः, तो ये किसकी आवाज़ देता है? ह की बाद में लग के। अत लिख करके आगे दो बिंदी लगी हुई हैं, तो ये जो दो बिंदी है ह की आवाज़ देंगी अतः। ऐसे प्रातः, ये ह की नमः है ना, तो ये इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। अगला आता है संयुक्त व्यंजन। दो या दो से अधिक व्यंजनों का व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। मुख्य रूप से निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन माने गए हैं क्योंकि इनका लिपि के रूप में विशेष से भिन्न है। संयुक्त व्यंजन आप पढ़ते हो, कक्ष पहले पढ़ते थे क्षत्रिय वाला है ना, और त्रय और गे, त्रिशूल वाला और गे, तो ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये अकेले, संयुक्त का मतलब होता है मिलजुल कर बने हुए, मिलकर, अकेले नहीं है। तो इसमें क्या क्या मिला है? छ में क, श, आ और मिल करके बना है ये शा। इसी प्रकार से त्रय किस किस से मिलके बना है? त, र और ए के ऐसे मिल करके। इसी प्रकार गे, जय, य, एर ऐसे मिल करके ये गे बना है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद हैं। ध्वनि का उच्चारण करते समय प्रश्वास यानी वायु मुख से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं प्रश्वास। जब हम श्वास लेते हैं, ध्वनि उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख की वायु बाहर निकलती है, वो होती है प्रश्वास। पहले गले में स्थित वाक यंत्र में से होकर, वाक यंत्र क्या होता है? जो बोलने वाला हमारे वाद्य यंत्र है, बोलने वाली ग्रंथि है, उसको वाक यंत्र कहते हैं, से होकर कंठ में जाती है, फिर मुख के द्वार से बाहर निकलती है। उच्चारण के समय वायु मुख के जिन जिन स्थानों का स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसी के आधार पर ये मैंने आपको चार्ट बताया है, उसी के आधार पर इसके नाम दिए गए हैं। दूसरी है सांस की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। सांस की मात्रा के, जैसे महाप्राण, इसके दो भेद हैं, महाप्राण और अल्पप्राण। जिसके उच्चारण में समय प्रश्वास वायु अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। प्राण अर्थात श्वास, वायु। वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण उष्म वर्ण महाप्राण है, जैसे ख, ग, ड़, ठ, ड, थ। ये सब क्या है? ये महाप्राण है। अल्पप्राण, अल्पप्राण जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अंतस्थ और सभी स्वर ध्वनियाँ अल्पप्राण वर्ण हैं। सांस छोड़े जाने की रीति के आधार पर भी वर्ण भेद है, जैसे अघोष और घोष ध्वनियाँ। अघोष, जिनके उच्चारण के समय स्वर यंत्र से गूंज नहीं होती,
जब हम बोलते हैं तो आवाज़ में गूंज होती है, तो जिन शब्दों के उच्चारण से बोलने में गूंज नहीं होती अघोष ध्वनियाँ हैं। वर्ग का प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय ये ऊष्म ध्वनियाँ हैं। क, ख, च, छ, ट, थ, ट, थ, द, ध, न, त, थ, प, फ तथा श, श, ह। घोष ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण गहरी सांस निकालने पर होता है। स्वर यंत्र में गूंज होती है, वे घोष ध्वनियाँ हैं। शेष सभी व्यंजन अघोष को छोड़कर तथा सभी स्वर घोष हैं। एक आता है जीभ की सक्रियता के आधार पर, इसमें आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं जैसे आपका क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये 25 हो जाते हैं, कैसे लेकर के मैं तक। अंतस्थ वर्ण है जिसमें य, र, ल, व आ जाते हैं और ऊष्म में भी 4 हैं, श, श, श और है। इस प्रकार से आपका ये वर्णों का भेद है। अब देखिए स्वर की मात्रा और उनका प्रयोग। स्वर पर मात्राएं कैसे प्रयोग की जाती हैं? स्वर की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं? आपने ये मात्राएं पढ़ी हैं? ये मात्राएं किन की होती हैं? स्वर की ही होती हैं। जो पढ़ी हैं आपने कि नहीं? पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी, है ना? सबसे पहले सिखाते थे आपको। प्रिय बच्चों, तो हमने आपको स्वर के बारे में बता दिया था, आपने पढ़ा था। उस दिन की जो वीडियो भेजी थी उसमें भेजा था स्वर क्या है, कितने प्रकार के हैं और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो बच्चों अपनी पुस्तक निकालिए, पुस्तक में वर्ण विचार पाठ में निकाल लीजिए। आपकी बुक ये है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आप निकाल लीजिए व्यंजन, वर्ण विचार। तो व्यंजन, पहले मैं आपको बता दूं व्यंजन क्या है। उस दिन आपको बताया था व्यंजन की परिभाषा। तो व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में या जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो होते हैं व्यंजन। जैसे कि आपको मैंने बताया था व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसके भाग भी मैंने आपको बता दिए थे कि स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, इसके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, है ना? ये आपको वर्णमाला मैंने आपको सिखाई थी, ये आपको पढ़नी होगी और इनको याद करना होगा। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के भेद। तो बच्चों व्यंजन के निम्नलिखित भेद हैं, जैसे कई आधारों पर होते हैं। उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण जो हम मुख से बोलते हैं उसके स्थान क्या क्या है? तो इसमें व्यंजन उच्चारण के स्थान पर है कंठ। कंठ से जो बोले जाते हैं वो होते हैं कर्ण। ये इसमें आ जाते हैं क वर्ग वाले सभी वर्ण, क, ख, ग, घ, ण। और क्या आता है और विसर्ग, जो ये है ये विसर्ग जो और ए आ, जितने ये सारे वर्ण हैं वो हमारे कंठ, इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ होता है। दूसरे तालु, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो तालु भाग से बोले जाते हैं मुख के, तो उसमें आ जाते हैं हमारे च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। च वर्ग के सभी पंक्ति और यह और श। इधर स्वर में आ जाता है ई और ई। कुछ वर्ण हमारे मूर्धा भाग से बोले जाते हैं, मुख में मूर्धा भाग से। इसमें आता है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और व। उ और रि ये स्वर आ जाते हैं, तो ये हमारे मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो दांतों से बोले जाते हैं, दंत, जैसे त, थ, द, ध, न। अभी आप बोल करके देखिएगा, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि इसको बोलने में हमें हमारे मुख के अंदर कौन सा भाग काम कर रहा है। तो ते, जैसे आवाज लगाएं तो ये इसकी आवाज किससे निकल रही है? दांतों से। त, थ, द, ध, न, ल, स। तो इन वर्णों की जो आवाज है हमारी किससे निकल रही है? दांतों से। तो ये दांत, इनका उच्चारण स्थान है दांत। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो ओष्ठों के द्वारा बोले जाते हैं, ओठों से। जैसे प, बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो बच्चा, तो इसको किससे बोलते हैं? ओठों के द्वारा, है ना? तो ये हमारे हो गए ओष्ठ। इसमें आता है उ और उ। इस प्रकार से ये हमारे
उच्चारण के स्थान के आधार पर इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है हमारा, ये पढ़ा आपने। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो वायु के प्राणत्व के आधार पर बोले जाते हैं, जैसे अल्प प्राण। उच्चारण में अल्प मात्रा में प्राण वायु का उपयोग होता है। जो हम श्वास वायु हमारी होती है, प्राण वायु, श्वास वायु, है ना, तो उस आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। अल्प प्राण उच्चारण में हम अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में ही वायु का उपयोग करते हैं, प्राण वायु का उपयोग करते हैं। वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आ जाता है। वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है। वर्ग का प्रथम वर्ण जैसे कै, चे, टे, ते, पे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला पहला वर्ण इसमें आ जाता है। और तृतीय वर्ण में प्रत्येक वर्ग का कौन सा आ जाता है, गे, जे, डे, दे, बे, ये वर्ण आ जाते हैं। और कौन सा हम लेते हैं, पंचम वर्ण में वो अनुनासिक वर्ण आ जाते हैं, सारे अण वाले, वो पांचवा वर्ण, जैसे ण, य, ण, ने और मैं, ये पांचों वर्ण। तो इस प्रकार से 15 वर्ण तो इसमें आ जाते हैं। आपको वर्णमाला याद होगी तभी आप इसको समझ पाएंगे। वर्णमाला आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप वर्णमाला याद करें, तब इनको आपको ये सब समझ में आता रहेगा। और अंतस्थ वर्ण आते हैं 4। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ये, रे, ले, वे, ये 4 हमारे अंतस्थ हैं। और सभी स्वर जो हमने पढ़े थे, ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, जो कि हमने पहली वीडियो में आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, वो आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तीसरा आता है दूसरा, इसमें पहला तो हमने पढ़ा है अल्प प्राण, और अब बता रही हूँ मैं आपको महाप्राण। महाप्राण में प्राण वायु का अधिक मात्रा में उपयोग होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। तो महाप्राण, महा जैसे कि मतलब है बड़ा, यानी इसमें हमें इन वर्णों को बोलने के लिए वायु का अधिक मात्रा में लंबी श्वास यानी लेनी पड़ती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का कौन सा आ जाता है, जैसे खे, छे, ठे, थे, फे, है ना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण आ जाता है घे, झे, ढे, घे और भे। और इस प्रकार से ये मिलकर के कितने हो गए, 10। 5 वर्ग का दूसरा और चौथा, 5 तो दूसरा और 5 ही चौथा, तो ये मिलकर के हो गए 10। और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, जिसमें श, श, स और है आते हैं। ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला विभाजन है हमारा नाद गूंज के आधार पर। इसमें भी 2 प्रकार के हैं, घोष और अघोष। स्वर तंत्रियां झंकृत गूंज होती है। वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण अंतस्थ और है तथा स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको वर्णमाला अच्छे से समझ लेनी चाहिए। दूसरा इसमें होता है अघोष। स्वर तंत्रियां खुली गूंज नहीं। वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण, ये 10 हो गए मिलकर के। वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण मिलकर के कितने हो गए, 10। श, श, स, ये हो गए। तो ये नाद के आधार पर यानी गूंज के आधार पर है। अगला है आपका नासिका के आधार पर। नासिका यानी उच्चारण करते समय जो वायु मुख तथा नाक दोनों से प्राणवायु आती है, अनुस्वार का भी प्रयोग मिलता है। इसमें अनुस्वार आ जाते हैं। और वर्ग का 5वां वर्ण पूरे वर्ण आ जाते हैं। वर्ग का पंचम वर्ण जैसे रे, 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 ने और मैं, ये 5 नासिक के वर्ण हैं जो नासिका से बोले जाते हैं, वो होते हैं नासिका के आधार पर। व्यंजन के लिए विकल्प के अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, 5वां वर्ण, सभी 5 वर्गों का 5वां वर्ण और अनुस्वार आ जाता है। अंतस्थ तथा ऊष्म वर्ण के पहले अनुस्वार का अनिवार्य प्रयोग, जैसे दिनांक, दिनांक है ना, तो ये पंख है, तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन अनुस्वार ये यहाँ पर लगा हुआ है। संबंध, इसमें सा पर व पर अनुस्वार लगा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाएगा संबंध, यानी मैं के लिए भी और न के लिए भी, दोनों के लिए अनुसार का प्रयोग किया गया है। संयम, संसार, प्रशंसा, संवार, तो ये अपने क्या है जो बिंदी बिंदी से, ये है अनुस्वार। तो इसका भी नासिका के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है। अगला है व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजनों का उच्चारण कैसे करते हैं, न का शब्द के प्रारंभ में उच्चारण नहीं होता। जो ये कभी भी कोई भी शब्द हो
जो ये पांचवा वर्ण है अणय वाला है, इनका कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में कहीं भी उच्चारण नहीं होता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में कहीं कहीं सही उच्चारण मिलता है। वाग्मय में ड़ की ध्वनि स्पष्ट है, वह की ये का उच्चारण न की तरह ही होता है। इसका भी न की, इसको भी ण ही पढ़ेंगे, इसका उच्चारण भी न की तरह ही होता है। न का प्रारंभ में प्रयोग के उदाहरण नहीं है, यानी अणय जो है ये, इसका भी शब्द के प्रारंभ में कहीं भी उदाहरण ऐसे नहीं है जहाँ इसका प्रयोग होता है। ये शुरू में नहीं आते हैं, जो नासिक के वर्ण है शुरू वाले जो बोले जाते हैं, पांचवा वर्ण है, इसका इससे कोई भी शब्द ऐसा शुरू नहीं, सभी नहीं न का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी शब्दों में न का उच्चारण न की तरह मिलता है। फ्रंट फ्रंट हिंदी में रा के रूप में अमान्य है, ण मान्य है। हिंदी में इस जो ये बना हुआ है इस तरह से ण अगर लिखेंगे तो ये नहीं चलता है, ये वाला माना जाएगा ण। ठीक है, अगला है व और बै का उच्चारण कैसे करेंगे। व का उच्चारण दांत और ओठ के संयोग से होता है और दंतोष्ठ बै 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 ये ओठों के, बै का उच्चारण दोनों ओठों के मेल से होता है। तो इस बै में और इस बै में भी अंतर है। ये वे वजन वाला बतख वाला जैसा उच्चारण शुरू में ही आप पढ़ते हो, इसका इस तरह से उच्चारण किया जाता है। वे में ओठ मिलते नहीं है और बै में ओठ मिल जाते हैं। सामान्य हिंदी की प्रवृत्ति बै लिखने की ओर है, परंतु वे और बै उच्चारण का अंतर समझकर शुद्ध और उचित उच्चारण का लेखन आवश्यक है। कई बार बोलते हैं, अभी पूरा पढ़ लेने के बाद भी वे और बै में अंतर नहीं समझ पाते, लेकिन यहीं से समझ करके इसका चलना चाहिए। वे क्या है और बै क्या है, वे को कब प्रयोग किया जाता है और बै को कब। ढ और ढ का उच्चारण हिंदी में नीचे बिंदी लगाने से इसकी रचना होती है। ढ और ढ, इसमें हिंदी में इनके नीचे बिंदी यदि नहीं लगेगी तो ये बेकार है, इस बिंदी लगाने से ही इसका उच्चारण होता है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर उठती है। उन्हें उच्छिक्त वर्ण भी कहते हैं, जैसे पकड़, पढ़ाई, है ना। ढ ढ वर्णों का उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व और ह्रस्व के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। शब्द के आरंभ में ढाक, डमरू, ढोल, ढक्कन, ढल, यानी कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि जो हम ये इस्तेमाल करते हैं बीच में करेंगे तो इसके नीचे बिंदी लग जाएगी, और यदि शब्द के ये शुरू में आए हैं तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती है ढ और ड की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ह्रस्व स्वर के बाद अनुनासिक संयोग पर दंड, पिंड, कुंडल, कुंड इस तरह से होता है। अब देखिए श श स का प्रयोग कैसे करेंगे। श श स ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। इन्हें बोलने से में श्वास ऊष्मा होती है, श्वास में ऊष्मा होती है। ये संघर्षी व्यंजन है। श के उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है श, और स में जीभ मूर्धा को श। तो इनमें बोलने में अंतर होता है। ये श है, इसको बोलने में ये शरीफे वाला है ना, इसको बोलने में क्या है, जीभ तालु का स्पर्श करती है श, बोल के देखिएगा। और ये वाला श है जो, इसको बोलने में जीभ मूर्धा को श श, है ना। और से उच्चारण में जीभ दांतों की जड़ की ओर रहती है। इनको बोल के देखना। तो इन तीनों का प्रयोग भी करना आपको आना चाहिए अच्छे से, नहीं तो फिर यही हमारे व्याकरण का है कि उसमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना ही हमारी व्याकरण सिखाती है। इसलिए हमारी कोई गलती ना रह जाए, इसलिए हम इसका बड़ी बारीकी से अध्ययन करें। हिंदी में अब श का उच्चारण श की तरह हो रहा है, इसमें कोई खास अंतर नहीं लगाते हैं, है ना। श के उच्चारण में लुप्त हो गया, लेखन में है। संस्कृत तत्सम में श का प्रयोग उच्चारण तथा लेखन में मिलता है, जैसे निष्ठा, विष, विषम, पाषाण। अभी देखिए क्षत्रिय, त्रिशु, त्रय और ज्ञ, है ना। क्षत्रिय ये कक्षा वाले जो 6 है, इसका जो प्रयोग है क, श और ए को मिला करके होता है। इसमें 3 वर्ण छुपे हैं, क, श और ए, तभी तो बना कक्षा। क, श और ए की तरह कक्ष, है ना। अब क्या होता है, क, श और आ, त्रय, इसको नीचे हलंत लगा दे, आधा ये है, इसका हलंत का मतलब होता है ये वर्ण खींचना नहीं है, आधा बोलना है। त्रय में त, र और ए का प्रयोग है।
गे में जय, गे और ए का प्रयोग है। इस प्रकार से ये इन वर्णों को मिलाकर के ये संयुक्त वर्ण बने हैं। गे तथा गे उच्चारण में किंचित अंतर है। गे ये वाला और गे, इनके उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। ग्यारस ज्ञान के उच्चारण में इनका उच्चारण भेद समझ सकते हैं। अब ये है आपका विशेष ध्वनियाँ। दयाल प्राणी मैंने आपको बता दिया है, ऊपर अनुस्वार भी बता दिया है। अब इसके अभ्यास प्रश्न है, ये आप इस पाठ को पढ़िए और ये स्वयं निशान लगा लीजिए, टिक करिए इनको।